जी बताइए। आपकी अपनी ऑब्जर्वेशन कैसी रही लास्ट क्लास से लेके अब तक, जो लास्ट वीक हमारी क्लास हुई है? ठीक है। तो मैं सबसे पहले सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूँ जो इस वीडियो को देख रहे हैं। ये हमारा एक जनरल डिस्कशन है जिसका मैंने नाम दिया है इनर अवेकनिंग। इनर अवेकनिंग का मतलब है कि हमारे अंदर जो पोटेंशियल है हम उसको कैसे अनलॉक करें और हम कैसे जागें। एक्चुअल में होता क्या है कि हम इन आंखों से, जो खुली आंखें हैं, जब हम इनसे चल रहे होते हैं, देख रहे होते हैं, तो हमें लगता है हम जागे हुए हैं। लेकिन एक और हमारे अंदर एक इनर पर्सनालिटी होती है, उसी को जगाने के लिए हमने ये मुहिम स्टार्ट किया है जिसको मैं बोलता हूँ इनर अवेकनिंग। जब तक हम ये जागेंगे नहीं, जो हमारे अंदर बैठा हुआ एक और पर्सनैलिटी है, तब तक हमारी आउटर वर्ल्ड में जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं वो सॉल्व नहीं होंगी। तो यहाँ हमारे साथ मेघा जी हैं जो कि एक स्कॉलर हैं, रिसर्च स्कॉलर हैं, और रूपाली जी हैं जो कि एक आपका स्टूडेंट हैं और तैयारी कर रही हैं आपकी। तो उनसे हमारा एक पर्सनल डिस्कशन यहाँ कुछ रहेगा, ताकि हम आपके लिए कुछ ऐसे इश्यूज जो अभी चलते हैं हमारी लाइफ में, डे टू डे लाइफ में, उनसे हम कैसे ओवरकम करके और एक हैप्पी लाइफ को एंजॉय कर पाए। जी मेघा जी, आप बताइए कैसे हैं और कैसी आपकी लाइफ में अभी जो लास्ट क्लास से लेके इस वीक में क्या आपने ऑब्जर्व किया, क्या आपके क्वेश्चंस हैं जो आप डिस्कस करना चाहते हैं, आप पूछ सकते हैं। रूपाली जी, आपका कोई ऑब्जर्वेशन है तो आप नोट डाउन करके रखिए, आप भी पूछ लेना। नमः शिवाय सर। नमस्ते। अ, सर, अभी जैसे आपने वो क्लास लिया था 2-3 दिन पहले, तो सर उसके बाद से ना मुझे मेरे दिमाग में किसी भी प्रकार की कोई नेगेटिविटी या कोई भी चीज़ जो कंटिन्यूअसली सोच चलती थी, अब वो सर खत्म सी हो गई धीरे-धीरे करके। और ना जो सोचने के जो विचार बनते थे दिमाग में, और किसी के भी लिए, जैसे आपने बताया कि आपके दिमाग में एक पिक्चर चलती है, उसी से आपका कन्वर्सेशन चलता है। अब सर वो बिल्कुल नहीं होता। और ना जो मेरी नेगेटिव थिंकिंग और उसमें एनर्जी जाती थी, अब वो सर मैंने ना क्रिएटिविटी की ओर कर दिया। तो इस वजह से ना मुझे दिन के 24 घंटे भी कम पड़ रहे हैं सर। और लिटरली मैं बताऊँ कि मुझे ऐसा लगने लगा ना कि मेरे पास और कुछ आवर्स होने चाहिए, ताकि मैं और अच्छा अपने लिए कर पाऊँ। जी, कल आपका एक मैसेज आया था जिसमें आपने बोला था कि सर मैं अब उसको बहुत डीप चीजों को समझ पा रही हूँ, मैं देख पा रही हूँ। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि ऐसा आपने क्या ऑब्जर्व किया था जिसकी वजह से आपने मुझे वो पर्सनल मैसेज किया था कि सर थैंक यू, क्योंकि अब मैं बहुत डीप चीजों को भी आसानी से देख पाती हूँ। तो मैं वो जानना चाहता हूँ कि क्या ऑब्जर्वेशन आपको ऐसा हुआ था। सर देखिए, जब कोई बात चलती है ना, अपन जहाँ सोसाइटी में रहते हैं या जो हम लोगों के आस-पास का एनवायरनमेंट रहता है, तो जब आप उस सोसाइटी में रहते हैं और जब आपका कोई गाइड नहीं रहता, तो ऑब्वियस सी बात है, जैसा वो लोग कहेंगे तो आपको वैसा ही करना पड़ेगा, या जैसा 10 लोग करेंगे आपको वैसे ही करना पड़ेगा, वही आपको रीति-रिवाज फॉलो करने रहेंगे। लेकिन सर जब आपने बताया ना, डीप चीज़ें बताई आपने, रिसोर्सफुल आपने कंडीशंस बताई थी, अनरिसोर्सफुल कंडीशंस बताए थे। तो अब ना जैसे कोई भी चीज़ होती है ना, तो उसके अंदर का क्या है, वो समझ लेते हैं, तो हम कितना उसमें अच्छा कर सकते हैं, एक तो वो ऐड करते हैं, या वो जो चीज़ अच्छी नहीं रहती है, तो उसमें हम लोग अपने आप को कैसे बचाएँ, अपनी एनर्जी को उसमें कैसे बचाएँ, और उसको भी हम कैसे अच्छी तरह कर सकते हैं। तो सर ये मुझे समझने में काफ़ी इसमें हेल्प मिली है, इस वजह से मैंने सर आपको ग्रैटिट्यूड किया था। ओके ओके, थैंक यू। जी रूपाली जी, आप कुछ कहना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। नमस्ते सर। सर मेरी आवाज़ क्लियर है ना? हाँ, वॉइस आपका बिल्कुल क्लियर। ओके। सर एक्चुअली मैंने भी बहुत सी चीज़ें ना ऑब्ज़र्व की है और चेंजेस भी आए मेरी लाइफ में और बिहेवियरल पैटर्न में भी। क्योंकि पहले ना मैं कोई कुछ बोल देता था ना उसको बहुत मतलब वो मन में चलते रहता था। उसको इग्नोर करना या फिर लेट गो करना बहुत मुश्किल होता था मेरे लिए। तो अभी वो पैटर्न ना मेरे अंदर से जा चुका है। मुझे अभी कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई कुछ बोले तो हाँ, छोड़ो यार, मैं ऐसे बोल के ना निकल जाती हूँ वहाँ से। और सालों-साल या फिर कुछ मतलब दिनों तक वो चलता था मेरे दिमाग में, तो वो अभी निकल चुका है, तो वो नहीं होता है मेरे अंदर। बट एट द सेम टाइम ना मैंने थोड़ा बहुत साइकोलॉजी पढ़ा है, तो मैंने उसमें एक पढ़ा था कि और प्रैक्टिकल भी मैंने ये एग्ज़ाम्पल्स बहुत ऑब्ज़र्व किए हैं मतलब फैमिलीज़ में
या फिर वर्क प्लेस पे या फिर कॉलेज लाइफ में भी ना, कि लोगों का क्या होता है ना, लोगों को एक पर्टिकुलर डिसऑर्डर होता है जो कि नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर। उनमें ईगो इतना होता है ना कि वो लोगों को मैनिपुलेट करके, मतलब लोगों के ही जो ट्रॉमास वगैरह होता है ना, उसका यूज करके वो उनको मैनिपुलेट करके ना अपना काम निकलवाते हैं, और उनके अंदर कोई सिंपैथी या फिर कुछ ऐसे नहीं होता किसी के लिए। तो फिर ऐसे लोगों को कैसे टैकल किया जाए, क्योंकि ऐसे लोग तो हर जगह पे पाए जाते हैं ना। हम आप कॉर्पोरेट में भी जाओ तो वहां पे भी ऐसे लोग मिलेंगे आपको, या फिर आप गवर्नमेंट जॉब में जाओ वहां पे भी मिलेंगे, यहाँ तक कि आपकी खुद की फैमिली में भी ऐसे मैनिपुलेटिव लोग आपको मिलेंगे। तो मुझे आपसे ये जानना था, मैंने आपको ग्रुप में भी मैसेज किया था कि सर मुझे ना अगली सेशन में ये जानना है कि ऐसे लोगों को हम लोग डील कैसे करें, और कैसे, मतलब इनका ईगो आप हर्ट करने जाओ ना तो ये बाद में आपको बहुत ज्यादा तकलीफ देते हैं। तो इस सिचुएशन में हम खुद को कैसे चेंज करें ना, कि ताकि हम लोगों पे इनका इम्पैक्ट भी ना पड़े, और हम लोग इनके रेज का सामना भी ना करना पड़े, और उसके अंदर आ भी ना पाए। जुगरूपली, ऐसे लोग आपने सिर्फ दो चार जगह बोला कि सर गवर्नमेंट ऑफिसेज में भी होते हैं। आप म्यूट कर लीजिए, गवर्नमेंट ऑफिसेज में भी जी होते जी। हैं और आपका बाकी सब जगह होते हैं, आपने ऐसा बोला। लेकिन मेरा मानना यह है कि ये पूरी दुनिया ही ऐसे लोगों से बनी हुई है। जो कुछ लोग होते हैं जो अपने खिलाफ जाने को तैयार होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो अपने आप को देखना चाहते हैं, कुछ लोग होते हैं जो खुद को ऑब्जर्व करते हैं, खुद के पैटर्न को ऑब्जर्व करते हैं। वरना आप देखोगे तो इस पूरे 99.9% लोगों को पता है क्या लगता है? उनको लगता है कि मैं तो ठीक हूँ। राइट, उनको ऐसा लगता है कि मैं तो ठीक हूँ, जब मैं ठीक हूँ तो मुझे चेंज होने की क्या जरूरत है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ गवर्नमेंट ऑफिस में या किसी आपका कॉलेज में या वहां पे ही ऐसे लोग हैं। अगर आप देखोगे तो सभी जगह हम ऐसे लोगों से घिरे हुए हैं। अब इनको कैसे हैंडल करना है उसकी बात आती है। अब आप बात समझना, अगर मेरा उस पर्सन के साथ कोई रिलेशन है, ठीक है, अब मुझे वो रिलेशन भी बचाना है। ठीक है, और अब मुझे पता भी है कि वो बंदा अपनी ईगो से ऑपरेट कर रहा है। तो यहाँ दो कंडीशन है, अगर आपको रिश्ता भी बचाना है और वो ईगो से भी ऑपरेट करना है, तो ध्यान से देखना, आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि मेरा ये जो पर्सन है या ये जो रिलेशन है, इस रिलेशन में मेरी अपनी एक्सपेक्टेशन या मेरी अपनी डिजायर या मेरा अपना ग्रीड क्या छुपा हुआ है। क्योंकि जब भी किसी पर्सन को आप अपनी लाइफ में एंटर होने की परमिशन दे रहे हो तो कहीं ना कहीं आपको ये पहले देखना पड़ेगा कि इस पर्सन से मेरी अपनी एक्सपेक्टेशन क्या है और वो एक्सपेक्टेशन क्यों है। क्या वो डिपेंडेंसी है जिसकी वजह से ये पर्सन मेरी लाइफ में है। अगर वो पर्सन की वजह से तुम्हारी लाइफ के पर्सनल डे टू डे लाइफ भी इम्पैक्ट होने वाली है, तो आम इंसान क्या करता है? फिर आम इंसान उस इंसान को अपनी लाइफ में जगह भी देता है और उसको बियर भी करता है। आप किसी सड़क चलते हुए इंसान से जिससे आपका कोई रिलेशन नहीं है, जिससे आपको कुछ चाहिए नहीं, क्या आप उसको अलाउ करते हो अपनी लाइफ में आके इंटरफेयर करने के लिए? नहीं करते ना। जी नहीं, जी नहीं। हाँ, तो जिस भी इंसान को मैं अपनी लाइफ में इंटरफेरेंस करने की परमिशन दे रहा हूं, तो कहीं ना कहीं मेरे मन में उससे कोई लालच या कोई डिजायर या कोई आउटकम, मतलब फ्यूचर की कोई कंडीशन, फ्यूचर का कोई गोल मेरा जुड़ा हुआ है उस इंसान के साथ। इस वजह से मुझे उसको हैंडल करना पड़ रहा है। ऐसा हो सकता है कि आपको फ्यूचर का कोई ज्यादा बड़ा गोल नहीं है, क्योंकि आप सपोज मैं एग्जांपल देता हूँ, आप क्लास में हो, आप स्टूडेंट हो और कोई टीचर ही ऐसा है। ठीक है, तो उस वक्त आप उस टीचर्स को पढ़ रहे हो या वो टीचर तुम्हें पढ़ा रहा है, लेकिन आप पढ़ रहे हो, लेकिन उस वक्त आप कॉलेज में एडमिशन लिया हुआ है तो आप उसको इग्नोर भी नहीं कर सकते। तो वहां बस आपको अपने भी पैटर्न देखने हैं और सामने वाले के पैटर्न देखने हैं। तो वहां एज ए टीचर बस उसको जो नॉलेज वो हम दे दे रहे हैं, उस नॉलेज को बस आपको एक्सेप्ट करना है, ना कि उनकी पर्सनैलिटी के जो उनके पर्सनल आपकी क्वालिटीज हैं उनको मत करो आप एक्सेप्ट। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि जब हम जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं उसका इम्पैक्ट कैसे पड़ता है। छोटी सी कहानी है, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। एक बार एक राजा एक जंगल से गुजर रहा था। तो जब जो वो जंगल से गुजर रहा था, उसके साथ दो चार सैनिक भी थे अपने। राजा जंगल से गुजर के कहीं जा रहे थे। तो वहां जब वो गुजर रहे थे, एक पेड़ के ऊपर उन्हें तोता बैठा दिखाई देता है, और जैसे वो तोता उस मतलब राजा निकल रहे होते हैं, तोता ऊपर से सुर मचाना स्टार्ट करता है, पकड़ो, लूटो, मारो। वो तीन वर्ड बोलता है तोता। और वो तेजी से बोलने लगता है, बार बार बोलने लगता है। क्या बोलने लगता है? पकड़ो, लूटो, मारो। पकड़ो, लूटो, मारो। राजा कहते हैं यार ये तोता ऐसा क्यों बोल रहा है कि पकड़ो, लूटो, मारो?
राजा वहां से तेजी से निकल जाते हैं। आगे जाते हैं, आगे जाने के बाद राजा एक वहां जंगल में ऋषि की एक कुटिया दिखाई देती है, वो उनके पास जाते हैं। वहां भी उन्हें ऋषि के पास एक तोता बैठा दिखाई देता है पेड़ पे। लेकिन वो तोता जैसे ही वो राजा पहुंचते हैं वो नमस्कार करता है, ठीक है, और वो उनको अच्छी तरीके से आदर स्वागतम इस तरीके के शब्द वो बोलता है, ठीक है। तो राजा उन ऋषि से क्वेश्चन पुटअप करते हैं, वो पूछते हैं कि राजा जी ये दोनों जो तोते हैं, अभी मैं पीछे आ रहा था तो पीछे एक तोता था, उसने बोला कि पकड़ो लूटो मारो, लेकिन ये जो आपका तोता है ये बोल रहा है कि ये स्वागत कर रहा है और राधे राधे बोल रहा है और ये भगवान का नाम भी ले रहा है। तो ये दोनों एक ही प्रजाति के हैं, एक ही प्रकृति से बने हुए हैं, लेकिन इन दोनों में इतना अंतर क्यों है? तो ऋषि उसको बोलते हैं राजा को कि जैसी संगत में आप रहते हो, ठीक है, आप उससे कॉन्शियसली सीखो या ना सीखो, लेकिन उन लोगों का उस एनवायरनमेंट का अनकॉन्शियसली तुम्हारे अंदर इम्पैक्ट आना स्टार्ट हो जाता है। मतलब जैसे हम संगत में रहते हैं, जैसे शब्दों को हम सुन रहे होते हैं, और जैसे ही रिलेटिव्स हमारे पास होते हैं, जैसे फ्रेंड हमारे पास होते हैं, जैसे टीचर्स हमारे पास होते हैं, ऐसा ही हमारे शब्द हो जाते हैं और ऐसी ही हमारी थिंकिंग हो जाती है। तो वो ये कहते हैं कि ये दोनों एक ही प्रजाति के हैं। उन्होंने पूछा जो पीछे जिस एरिया से आप निकल के आ रहे थे, वो एरिया जो था वो बेसिकली वहाँ डाकू रहते हैं, ठीक है। उस जिस रास्ते से आप आए उस रास्ते से थोड़ी दूर पीछे वहाँ पे जो डाकू हैं उनके अपने कुटियाएं हैं, डाकू जहाँ रहते हैं, वो तोता उनके साथ रहता है। तो उसने वही लैंग्वेज को अडॉप्ट कर लिया। डाकू क्या करता है, डाकू भी पकड़ता है, लूटता है और फिर मार देता है। तो उसको वही शब्द यूज हो जाते हैं। अब इसको जनरल लाइफ में हम अपनी लाइफ में अप्लाई करते हैं, तो वो तोता कोई और नहीं था, वो तोता एक आम इंसान ही होता है। अब आम इंसान अपनी पूरी जिंदगी किन लोगों के बीच में रहता है, किन दोस्तों के बीच में रहता है, किन टीचरों के बीच में रहता है, आज नहीं तो कल वो उसकी पर्सनैलिटी बन जानी है। क्लियर हुआ कुछ? तो ये जी बहुत सर। डिपेंड करता, हाँ ये बहुत डिपेंड करता है रूपाली जी कि हम जिन लोगों के साथ हैं। तो पहले तो आप ये देखोगे कि वो लोगों के साथ जिनके साथ मैं हूँ, उनका अपना उनका अपना परसेप्शन लाइफ के लिए और उनका अपना परसेप्शन दूसरे लोगों के लिए क्या है। आप 90% केस में देखोगे, हर इंसान जब किसी दूसरे के साथ जुड़ा होता है ना, तो वो प्रेम की खातिर नहीं जुड़ा होता, वो इंसानियत की खातिर कम जुड़ा होता है। वो कहीं ना कहीं अपने स्वार्थ की वजह से आज हम रिश्तों में जुड़े होते हैं। आप सब जगह देखोगे तो हर रिश्ता के पीछे एक आपका कहीं ना कहीं स्वार्थ आपको जुड़ा मिलेगा, कोई ना कोई स्वार्थ होगा। और ये लोग क्या करते हैं, ये लोग उसी स्वार्थ के वश होकर सामने वाले की कंडीशन का फायदा उठाते हैं। आप जो पूरी सिचुएशन बता रहे हो उसमें आप देखोगे तो ये लोग सामने वाले का फायदा उठा रहे हैं अपने स्वार्थ के लिए, ठीक है। उनका अपना स्वार्थ क्या होता है? अपना स्वार्थ ये होता है कि मेरा भला हो जाए, बाकी किसी का भला ना हो। एक ये छोटी सी जो हमारी टेंडेंसी हमें बचपन से सिखा दी जाती है, बचपन से हमारे पास भी ये टेंडेंसी सिखाई जाती है हमें। आप छोटे बच्चों को अपने घर में देखो, माँ बाप उसको क्या सिखा रहे होते हैं? पहले अपने बारे में सोचो, बाद में किसी और के बारे में सोचो। पहले अपने अपना काम करो, बाद में किसी और की हेल्प करो। पहले अपना एग्जाम दो, ठीक है, अगर कोई कुछ पूछ रहा है तो उसको कुछ हेल्प मत करो। तो यही टेंडेंसी फिर बड़े होके हमारे अंदर क्या होती है, यही टेंडेंसी हमारे रिश्तों में भी झलकती है, यही टेंडेंसी हमारे ऑफिस एनवायरनमेंट में दिखती है। ऑफिस एनवायरनमेंट में आप देखो हर इंसान आगे बढ़ना चाहता है। वो चाहता है कि जो दूसरा वाला पर्सन है वो नीचे रह जाए, मैं ऊपर चला जाऊं, मेरा प्रमोशन हो जाए। और लाइफ में भी हम क्या चाहते हैं, लाइफ में भी तो हम जितना भी पैसा गैदर कर रहे हैं उसके पीछे एक यही तो टेंडेंसी है कि मेरे पास सबसे ज्यादा पैसा हो, मेरे पास सबसे बड़ा मकान हो, मेरे पास सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी हो, और बाकी चाहे बेशक कुछ भी हो। तो ये छोटी सी ही टेंडेंसी हमें अपनी पूरी लाइफ में हर रिश्ते में हर जगह हमें रिफ्लेक्ट करती है। जी, पूछिए। बात हुई कुछ क्लियर रूपाली? जी सर। सर इसका मतलब अगर हर रिश्ते से अगर स्वार्थ निकाला जाए, हर जगह से स्वार्थ निकाला जाए तो हर चीज तो बेसलेस ही होगी ना सर। देखो स्वार्थ निकालना
इतना आसान नहीं है, क्योंकि वो हमारी बॉडी के साथ ही हमें गॉड गिफ्ट मिलता है एक तरीके का। आप ये समझो, एक तो गॉड गिफ्ट मिलता है, और दूसरा ये है कि थोड़ी सी हमारी कंडीशनिंग कर दी जाती है। इसका सबसे सही सॉल्यूशन है पहले अपने आप को जानना, अपने मन को जानना। जब आप अपना मन जान जाते हो तो आप सामने वाले का भी मन जान जाती हो। जब आपका मन शुद्ध होने लगता है तो आपके अंदर से सामने वाले का फायदा उठाने की जो इच्छा होती है ना, वो खत्म होने लगती है। फिर आप दिल से उसकी हेल्प करते हो। आज भी इंसान हेल्प का दिखाता है कि मैं हेल्प कर रहा हूं इसकी, बट वो हेल्प नहीं कर रहा होता, वो अपना स्वार्थ साध रहा होता है। लेकिन जब हम अपने आप को समझ जाते हैं, अपने मन को अच्छे से समझ जाते हैं, तब हम जो हेल्प कर रहे होते हैं वो दिल से निकलती है, और वो दिल से ही हम उसकी हेल्प करना चाहते हैं, हम उसका दिल से भला करना चाहते हैं। हम बेशक ये कहते हैं, बेशक मेरा नुकसान हो जाए, लेकिन इसका भला होना चाहिए। तो इसके लिए हमें अपने आप को समझना जरूरी है। इसके लिए सबसे पहली शुरुआत हमें खुद से करनी पड़ेगी। हम कहते हैं दुनिया बहुत खराब है। ठीक है, मैं मानता हूं तुम्हारे अकॉर्डिंग तुम कहते हो दुनिया बहुत खराब है, लेकिन दुनिया में तो तुम भी हो। तो जैसे तुम चाहते हो कि और अच्छा इंसान तुम्हें मिले, तो कोई दूसरा इंसान भी तो चाहता होगा कि कोई अच्छा इंसान उसे मिले। तो ये अच्छा बनने की शुरुआत हम दुनिया से क्यों करना चाहते हैं? हम खुद से नहीं कर सकते कि अगर मैं अच्छा बन जाऊंगा या मेरे अंदर मेरा मन शुद्ध हो जाएगा, तो मैं जिस रिश्ते में हूँ, चाहे मैं किसी की सिस्टर हूँ, चाहे मैं किसी की बेटी हूँ, चाहे मैं किसी की फ्रेंड हूँ, तो अब अगर आप अच्छे हो गए तो कितने रिश्ते अच्छे हो जाएंगे। आप जिस भी रिश्ते में जाओगे वो रिश्ता ही अच्छा हो जाएगा। बात आ रही है समझ जी में? सर। जी सर। लेकिन सबसे बड़ी इश्यू क्या है, यहाँ ईगो गेम प्ले करता है। ईगो बोलता है नहीं नहीं मैं तो ठीक हूँ, प्रॉब्लम सामने वाले में है, मुझ में कोई दिक्कत नहीं है। यहीं से जो शुरुआत होनी थी वो शुरुआत भी खत्म हो जाती है। क्योंकि हर ईगो को लगता है कि मैं ठीक हूँ। हर ईगो का मतलब है हर इंसान को ये लगता है। अभी मैं ये नहीं कह रहा कि हर इंसान ईगो से है, ईगो से ऑपरेट कर रहा है। एक्सेप्शनल केस में कुछ लोग होंगे जो नहीं कर रहे, लेकिन 90% केस जो आज हैं आप देखोगे तो सब ईगो से ऑपरेट कर रहे होते हैं, और उनको लगता है कि मैं ठीक हूँ, सामने वाले में प्रॉब्लम है। और जब हम अपने आप को एनालाइज करते हैं और हम अपने आप को देखते हैं कि हाँ शुरुआत मुझे खुद से करनी है, पहले मुझे खुद के अपने पैटर्न, खुद के अपने बिहेवियर्स को ऑब्जर्व करना है, और मुझे देखना है ये बिहेवियर मेरा किस कंडीशनिंग से आ रहा है या किस जगह से निकल के आ रहा है। देन फिर हम इसको आगे कैरी कर पाएंगे कि हाँ मेरे अंदर की कमी है, पहले मैं इसको सही करता हूँ, देन फिर मैं आगे सही करूँ। ठीक है सर। जी मेगा जी, आई थिंक शायद रूपाली जी का नेटवर्क डिस्कनेक्ट हो गया है। तो अगर आपको कुछ पूछना है तो तब तक आप पूछ सकते हैं। आप अवेलेबल हैं मेगा जी? जी रूपाली जी, आई थिंक शायद आपका नेटवर्क डिस्कनेक्ट हो गया। वॉइस आ रहा है रूपाली जी आपको? जी सर, अभी आ रहा है। ओके, आई थिंक शायद आपका नेटवर्क डिस्कनेक्ट हो गया था। हाँ सर, यहाँ पे बारिश का वगैरह सीजन है ना, तो मतलब सॉरी, चल रहा है 2-3 दिन से, तो इसकी वजह ओके से। ओके। जी, क्लियर हुआ आपको? जी जी सर, बिल्कुल। जी। तो सारी शुरुआत हमें करनी किससे? सारी शुरुआत होनी ही अपने आप से है। सबसे पहले हमें खुद को सुधारना है, खुद को देखना है। और प्रॉब्लम बस इस दुनिया की भी यही है कि हम खुद को नहीं देखते। हमारी आंखें सर जब जो से खुलती है। जी। सर जो आपने अभी बोला है ना, यही तो मैंने आपसे अभी बोला कि जब हम समाज में देखते हैं ना, तो जो चीजें पहले जैसे रहते थे, अब जो रहते हैं, तो वो लोग क्या नेगेटिव कर रहे हैं ये तो अब समझ में आने लगा ना हम लोगों को। तो हम लोगों को उससे कैसे बचना है, अपने आप को बचाना भी है, और उससे हो सकता कुछ सीखने को भी मिल जाए सर। यही तो मैंने आपसे बोला अभी। अभी बचाने का सबसे बड़ा रीजन ये है, ये देखो कि अगर मैं जिस जगह पे हूँ उस जगह अगर वो इंसान है और वो ऐसा है, तो पहले सबसे पहले आप ये देख लो कि मेरा उससे क्या रिलेशन है। क्या वो रिलेशन इतना ज्यादा क्लोज है कि मैं उसको छोड़ ही नहीं सकता, या मैं उस बंदे से दूर नहीं जा सकता? फिर उससे पूछो दूर क्यों नहीं जा सकते, तो वहां कुछ ना कुछ डिपेंडेंसी आपकी निकल के आएगी कि सर मैं डिपेंडेंट हूँ, चाहे तो मैं फाइनेंशियली डिपेंडेंट हूँ, चाहे मैं आपका इमोशनली इस बंदे पे डिपेंडेंट हूँ, चाहे मैं आपका किसी और तरीके से डिपेंडेंट हूँ। तो वहां सिर्फ अपने आप को डिटैच रखो कि ठीक है आप कर रहे हो आप करो, लेकिन मैं नहीं कर सकता इसको।
आपके अंदर इतनी क्वालिटी होनी चाहिए या इतना विश्वास होना चाहिए कि मैं नहीं कर पाऊंगा इस काम को। अगर आप कर रहे हो, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है। आपके ऊपर इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए। और इम्पैक्ट कब आना बंद होगा? जब आप अपने आप को, अपने मन को थोड़ा सा और डीप जान जाओगे, तो इम्पैक्ट आना ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है। आप एक बात समझो, बहुत सिंपल सी, कि अगर मेरे बाजू में कोई बंदा बैठा है और उसको कोई हैबिट है, कोई गंदी हैबिट है, ठीक है, वो ड्रिंक करता है या मान लो वो कुछ और ऐसी हैबिट करता है जिसको समाज कहता है कि ये गलत है, ठीक है, वो आपके बाजू में रहता है, आप भी वहीं रहते हो, तो ऐसा थोड़ी है कि वो जबरदस्ती आपको वो हैबिट लगा देगा। लगा देगा क्या वो हैबिट आपको भी? नहीं लगाएगा ना, क्योंकि जब आपको पता है कि हाँ ये हैबिट मुझे एक्सेप्ट ही नहीं करनी, ठीक है, तो क्या कोई जबरदस्ती तो आपको कोई चीज नहीं देगा। आपको जो सामने वाला बंदा भी थॉट भी दे के जाता है ना कोई, आपको वो जो बोल के जाता है, जब तक आप उसे एक्सेप्ट नहीं करते तब तक वो आपकी लाइफ में एंटर नहीं हो सकता। एक सिंपल सा थॉट भी, सामने वाले ने आपको कुछ बोला, जब तक आप उसे एक्सेप्ट नहीं करोगे तब तक आप उस पर एक्शन भी नहीं लोगे। अगर कोई इंसान मुझे आके बोल के जाता है कि मैं बहुत बेकार इंसान हूं या मैं बहुत आपका इस तरीके का इंसान हूं, तो जब तक मैं एक्सेप्टेंस नहीं दूंगा तब तक वो मेरे अंदर आके इस बात को कैसे इम्प्लांट कर देगा? नहीं कर सकता ना। लेकिन अगर कहीं ना कहीं मेरे अंदर भी ये बात बैठी है कि हाँ मैं थोड़ा सा ऐसा इंसान हूँ या मैं कंजूस इंसान हूँ, और सामने वाला भी मेरे से बोल रहा है कि तुम कंजूस हो, तो कहीं ना कहीं मैं एक्सेप्टेंस दूंगा, तो मैं उसका ना विरोध कर पाऊंगा ना मैं उसको कुछ बोल पाऊंगा, क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने पहले से एक्सेप्ट किया हुआ है कि मैं कंजूस हूँ, और वही वो सामने वाला बोल रहा है। लेकिन अगर सामने वाला कोई ऐसे शब्द बोल रहा है जो मुझे पता है मैं ऐसा नहीं हूं, तो क्या आप एक्सेप्ट करते हो उस कंडीशन को? तब तो आप एक्सेप्ट नहीं करते ना। बिल्कुल नहीं करोगे, क्योंकि आपको अच्छे से पता होता है कि मैं कैसा हूं। तो 90% केस में अगर आप देखोगे मेघा जी, हमारी अपनी सेल्फ इमेज इतनी पावरफुल नहीं होती, हमें अपने ऊपर ही डाउट होता है, या हम अभी इतने मजबूत नहीं होते, हम ऐसा भी बोल सकते हैं। वो जी मजबूती सर। कहाँ से आएगी? वो मजबूती कहाँ से आएगी? वो मजबूती आएगी आपकी लर्निंग से। लर्निंग कैसी? ये जो मन है इसको अच्छे से समझना। आध्यात्म का असली काम पता है क्या है? आध्यात्म का काम यही है, मन की सफाई। जो तुम्हारा ये मन है जो 10 जगह आपका अटैच है, 10 सिचुएशनों में, उसको अच्छे से देख पाना कि मेरा मन यहाँ इस कंडीशन में या इस सिचुएशन में क्यों अटैच है, या इस रिश्ते में क्यों अटैच है, और क्या इससे चाहता है। अपने कमियों को पहले देखो, बाद में कुछ सुधार बाद में समाज में करना, लेकिन पहले अपनी कमियों को, अपने अटैचमेंट्स को, ठीक है, उनको देखना स्टार्ट करो कि कहाँ कहाँ पे मैं अटैच हूँ और मेरी एक्सपेक्टेशन क्या है उन अटैचमेंट के साथ। यस सर, जैसे रावण के 10 सिर थे और हर सर एक चीज को डोनेट डिनोट करता था, तो हमारी, वैसे ही। हाँ, बिल्कुल, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, ये बेसिकली वो ही सिर हैं हमारे ही। तो ऐसा भी बोला गया है, रावण क्या है? रावण एक संकेत है आम इंसान का ही। जैसे आम इंसान के 10 सर होते हैं ना, 10 सर का मतलब वही कि जो 10 कमियां तुम्हारे अंदर है वही 10 सर है। तो पहले उसको देखना स्टार्ट करो। जब आपको रावण से राम बनने के लिए, पता है, रावण से राम बनना है तो पहले अपने मन की सफाई करनी होगी। रावण भी हमारे अंदर ही है, राम भी हमारे अंदर है। मैं हमेशा हर सेशन में ये बोलता हूँ, दुर्योधन भी हमारे अंदर है, अर्जुन भी हमारे अंदर है, और अर्जुन को शिक्षा देने वाला कृष्ण भी हमारे ही अंदर अवेलेबल है। कृष्ण कौन? जिसकी चेतना शुद्ध हो गई है, जिसका मन शुद्ध हो गया है, वो कृष्ण बन गया। और जो अभी दुर्योधन की तरह चाले चल रहा है, कपटी मन है, हर वक्त सिर्फ अपना ही फायदा देख रहा है, सारा साम्राज्य मुझे मिल जाए, सारे ताम धाम जितने भी वो चीजें कर रहा है, दिखाने के लिए वो ये दिखा रहा है समाज को कि नहीं नहीं, ये युद्ध में हार गए, ये पासे में हार गए, ये ऐसे हार गए, लेकिन उसका सारा पीछे मोटिव क्या है? कि सारा साम्राज्य बस मुझे मिल जाए, मैं राजा बन जाऊं। लेकिन दुनिया को दिखाने के लिए बहुत कुछ दिखा रहा है वो। हाँ सर, और जो उनकी गलत हरकतें थी, जैसे जुए में पैसा द्रौपदी को ही लगा देना, तो सर ये हम लोगों के साथ भी है कि हम लोगों को भविष्य में ऐसा नहीं करना है, इन सब हाँ, चीजों ये से बच सारी, के रहना ये है। यही तो हमें बस सीखना है। ये सारी बातें सांकेतिक हैं कि हम किसको अपने दाव पे लगा रहे हैं। अभी आप देखो ना, आप भी कहीं ना कहीं कुछ चीजों के लिए या तो अपने आप को दाव पे लगा देते हो या अपनी किसी और आदत को दाव पे लगा देते हो। दाव का मतलब है कि आप उसके साथ कॉम्प्रोमाइज कर लेते हो। अभी आपने बोला ना सर, 24 घंटे में मेरे को टाइम नहीं मिल पा रहा बुक रीड करने का, ध्यान से समझना। तो कहीं ना कहीं अभी आपने क्या किया? आपने उस अच्छे काम को, ठीक है, बुक रीड करने वाले को किस पे लगा दिया? आपने किसी और काम की आहुति के दे दी, उस काम की किसी और काम को दे दी।
तो आपने भी तो फिर एक तरीके से ऐसा ही कुछ कर दिया ना, क्योंकि जो अच्छा काम है, जो सही काम है, उसके लिए चाहे मुझे अपनी आधा घंटे की नींद कम करनी पड़े, मैं आधा घंटे की नींद कम कर लेता हूँ, लेकिन मैं उस काम को नहीं छोड़ सकता। ये बस हमें देखना है और यही हमें अपनी लाइफ में अप्लाई करना है। जी रूपाली जी। सर, पहले का जो हमारा टॉपिक हुआ ना, उसके ऊपर मेरा एक क्वेश्चन है जी। कि मैंने लेबर लॉ पढ़ा था, तो उसमें ना मुझे रिसर्च के लिए एक कपल दिया गया था। लेबर लॉ उन कंपनीज के लेबर्स को या फिर बाकी के लेबर्स को एप्लीकेबल होता है जो मिनी रत्न कंपनीज होती है, सेमी गवर्नमेंट्स वगैरह। तो उसमें एक क्या सेक्शन है ना कि अगर वो लेबर मतलब 50% हैंडीकैप्ड हो जाए कोई एक्सीडेंट होने के बाद कंपनी में, है ना, तो उसका कोई रिलेटिव वाइफ या फिर कोई बच्चा ना, उसको ऑन कंपनसेशन बेसिस जॉब पे लिया जाता है। तो वो हस्बैंड एंड वाइफ का पहले से ही फैमिली कोर्ट में कुछ चल रहा था। वो वाइफ उनके साथ रहना भी नहीं चाहती थी और उसको पैसे भी चाहिए थे, लेकिन वो अपने हिसाब से उनको चलाना चाहती थी। तो वो केस आई थिंक 8 या 10 साल उनका चला। तो फिर उसके बाद उनका वो जो सर थे, उनका एक्सीडेंट हो गया। तो उनका कहना था कि ऑन कंपनसेशन बेसिस मैं अपनी बेटी को जॉब दिलाऊंगा, या फिर मैं रिजाइन कर दूंगा कि वो जॉब किसी को नहीं मिलेगी। जो कंपनसेशन बेसिस पे जो पैसे मिलेंगे बस वही रखूंगा, जॉब किसी को नहीं दिलाऊंगा। तो उनकी वाइफ का कहना था कि मैं तुम्हारे साथ रहना तो नहीं चाहती, लेकिन मुझे तुम्हारी नौकरी चाहिए। तो उन्होंने जो कहा कि मैं इमोशनली तुम्हारे साथ इतने साल डिपेंडेंट था तुम्हारे ऊपर, इसीलिए मैंने ना तुम्हें खुद से जोड़ के रखने की कोशिश की, लेकिन अब मैं मेरी वो इमोशनल डिपेंडेंसी खत्म हो चुकी है। तो मैं अब तुमको मैं एक प्रॉपर वे से डिवोर्स भी दे दूंगा और मैं तुमको जॉब भी नहीं दूंगा। मेरी इकलौती बेटी है, तो कंपेंसेशन वाला जॉब उसी को मिलेगा। तो मेरा ये एक सवाल था सर कि क्या ये सही है कि इमोशनल डिपेंडेंसी अपने आप खत्म हो जाने के बाद आप वो रिश्ता तोड़ के आगे बढ़ सकते हो? क्या ये सही हो सकता है? देखो, यहाँ यहाँ रूपाली जी, डिसाइड करने वाला मन कौन है कि ये सही है या ये गलत है? आप ध्यान से समझना, वाइफ के अकॉर्डिंग ये क्या है, ये गलत है ना जो वो कर रहा है, लेकिन उस हस्बैंड के अकॉर्डिंग क्या लग रहा था उसको कि वो सही कर रहा है। सही अब कर रहा है। इसको, हाँ, इसको भी अगर डीप में देखोगे तो इसमें भी अगर क्या देखोगे, यहाँ भी अगर देखोगे तो हमारे आज का जो टाइम है ना, उसमें सबसे बड़ी जो कमी है ना हमारे घरों में, वो है अध्यात्म की कमी। यहाँ उस हस्बैंड ने भी अपने आप के अपने मन को नहीं समझाया हो, ये कह सकता हूँ कि जो हस्बैंड जिस फैमिली से आया वहाँ अध्यात्म की कमी थी, या वाइफ जो थी जहाँ से जिस घर से वो आई वहाँ भी अध्यात्म की कमी थी। बेसिकली वो रिश्ते में जो एक दूसरे के साथ थे, वहां भी वो अपने स्वार्थ को ही साध रहे थे दोनों एक दूसरे से। और जैसे ही उनका स्वार्थ साधना बंद हुआ, ठीक है, तो उसने क्या किया, जब तक वो स्वार्थ चल रहा था दोनों का एक दूसरे से, तो हमारे 90% जो रिलेशन होते हैं वो ऐसे ही तो होते हैं, गिव एंड टेक के। अगर तुम मुझे इतना सपोर्ट करोगे तो मैं तुम्हें इतना सपोर्ट करूंगा। तो वो बात बस खुल के सामने आ गई जो वहां पे, जिन घरों में ये खुल के सामने नहीं आ रही जो वहां पे, वहां वो अभी अंडरग्राउंड, अंदर अंदर द टेबल चल रहा है वो, वही गिव एंड टेक। आप मुझे इतना सपोर्ट करो, मैं तुम्हें इतना सपोर्ट करूंगी, आप मेरे लिए इतना करो, मैं तुम्हारे लिए इतना करूंगा। तो यही तो सब चल रहा है हमारे लिए। रिश्ते का मीनिंग क्या है? रिश्ते का मीनिंग यही तो है हमारे लिए, हम तुम्हारे लिए इतना कुछ करेंगे, फिर तुम बाद में हमारे लिए करना। आज हम तुम्हारे लिए कर रहे हैं, हम अपने बच्चों के साथ भी क्या करते हैं, हम वही व्यापार तो करते हैं, हम बच्चों को बड़ा करते हैं, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, उनकी शादी करते हैं, फिर कहते हैं हमने तुम्हारे लिए इतना करा, अब तुम्हारा वक्त है, अब तुम हमारे लिए करो। तो यही तो हम कर रहे हैं। उस जी हस्बैंड सर। ने भी क्या किया, उस हस्बैंड की डिपेंडेंसी खत्म हो गई, क्योंकि जब एक्सीडेंट हो गया, अब ये डिपेंड करता है, ये उससे कौन पूछने वाला है कि भाई तुम्हारे लिए इमोशनल डिपेंडेंसी का मीनिंग क्या? किसने पूछा उससे, हस्बैंड से जाके, व्हाट डू यू मीन बाई इमोशनली डिपेंडेंसी? तुमने कहा ना कि अब मेरी इमोशनल डिपेंडेंसी खत्म हो गई, तो कौन किसने जाके पूछा उससे कि ये मेरी इमोशनल डिपेंडेंसी मतलब क्या है? सर, उस टाइम पे रिसर्च कर रहे थे ना, तो हमें वो क्वेश्चनेयर्स बनाने होते हैं ना। तो उसमें मैंने उनको पूछा था कि ना, आप ये डिसीजन क्यों लेना चाहते हो? तो उन्होंने वो मुझे वैसे आंसर किया था कि उन्होंने बोला था कि मैंने इतने साल ना ये थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश की थी, इनको समझाने की कि ना फैमिली कोर्ट में जाके ये हम्म। सब सेटल करवाने से अच्छा है कि हम खुद दोनों बैठेंगे, दोनों एक दूसरे को समझा के रिश्ता आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो उन्होंने कहा कि मेरी बीवी ने नहीं समझी वो बात।
आज तक नहीं समझी और अभी भी नहीं समझी। तो अब इस अभी मुझे 10 सालों बाद अभी रियलाइजेशन हो रहा है, 8-10 सालों बाद, कि ये औरत तो वैसे भी सुधरने वाली है नहीं, इसको सिर्फ पैसा ही चाहिए, तो मैं क्यों मतलब अभी प्रोवाइड करूँ ना। मैंने पहले इतने सालों तक तो किया ही है ना। तो ऐसे उन्होंने मुझे जवाब दिया था। बट उस टाइम पे मैंने बस वो लॉ के हिसाब से वो पूरा रिसर्च करके सेक्शन वाइज हाँ वापस कर दिया, लेकिन एक्चुअल मीनिंग अभी समझ में आ रहा है जब आप समझा रहे हो तो। हाँ, अब इसको यही मैं कहता हूँ ना, हम जिस वर्ल्ड में रहते हैं ना, आप दोनों बहुत ध्यान से समझना, हम जिस वर्ल्ड में रहते हैं उसको मैं बोलता हूँ डिस्टॉर्टेड वर्ल्ड। डिस्टॉर्टेड वर्ल्ड का मतलब है यहाँ हर शब्द का मीनिंग हर इंसान के लिए अलग अलग है। वाइफ के लिए इमोशनल डिपेंडेंसी का मतलब कुछ और होगा, हस्बैंड के लिए इमोशनल डिपेंडेंसी का मतलब कुछ और होगा। प्रॉब्लम ये होती है कि एक इंसान 18 20 22 साल एक अलग एनवायरनमेंट में रहता है, एक दूसरा इंसान एक अलग एनवायरनमेंट रहता है, दोनों की कंडीशनिंग अलग होती है, दोनों के लिए लाइफ का मीनिंग अलग होता है। और हम अब उन दोनों को एक रिश्ते का नाम देके, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं शादी, ठीक है, एक रीति रिवाज फॉलो करते हैं, उसके बाद हम उन दोनों को एक जगह रख देते हैं। लेकिन क्या उन दोनों जी की सर। अपनी कंडीशनिंग मैच करती है? बिल्कुल मैच नहीं करती। जब मैच नहीं करती तो उस रिश्ते में होता क्या है? उस रिश्ते में बस वही होता है कि या तो कभी तुम मुझे सपोर्ट करो, कभी मैं तुम्हें सपोर्ट करूं। ठीक है, कभी तुम गुस्सा हो जाओ तो मैं चुप रह जाता हूँ, कभी तुम गुस्सा होगी तो मैं चुप रह जाऊंगा। वो अंडर द टेबल चलता रहता है, क्योंकि हम कभी खुल के अपने रिश्तों में भी सच नहीं बोल पाते। लेकिन चल रहा होता है सब जगह वही व्यापार। और वो व्यापार ईगो के बेस पे ही चल रहा होता है ना सर। सारा खेल तो ईगो का ही है। मैंने आपको लास्ट क्लास में क्या बोला, इंसान थोड़ी पैदा होता है, ईगो ही पैदा होता है। बस उस ईगो को जो माँ बाप होते हैं वो नाम दे देते हैं कोई, उस बॉडी को, कि इस बॉडी से जाना जाएगा। लेकिन आध्यात्म क्या करता है? आध्यात्म सबसे पहले तुम्हारे उस ईगो को ही पकड़ता है ना, ईगो को मारना सिखाता है, ईगो को पहचानना सिखाता है। तो क्यों लोग आध्यात्म में नहीं आते? आध्यात्म में इसलिए नहीं आते क्योंकि आध्यात्म तुम्हें मारता है। तुम्हें मारने का मतलब तुम्हारा सर काटता है। किसका सर काटता है? ये तुम्हारा फिजिकल सर नहीं काटता। आध्यात्म तुम्हारा ईगो वाला जो सर है ना, उसको पकड़ता है, पहचानता है और उसको काटता है, और वो तुमसे ही कटवाता है। गुरु कहता है कि तुम अपने हाथों से तलवार से जिससे चाहो तुम्हें ही काटना है ये। तो कोई इंसान अपना गला क्यों काटेगा? बताओ आप मुझे। कुछ कोई खुद से काटेगा अपना गला? नहीं काटेगा। हिम्मत ही नहीं होगी सर, इसीलिए तो लोग आज भी वही फ्लो में चल रहे हैं ना। इसीलिए लोग जो रियल आध्यात्म है उसको समझना नहीं चाहते। वो कहते हैं हमारे लिए जो आध्यात्म का मतलब है, जिसको हम जितना मानते हैं हम वही फॉलो करते चले जाएंगे, जी सर बिल्कुल। और एक्सेप्ट वही वो ही नहीं फॉलो कर सर रहे कर हैं। पाएंगे। सर वो चीजें ना एक्सेप्ट ही नहीं कर पाएंगे। वही तो है ना, एक्सेप्ट क्यों नहीं कर पाएंगे? वो इसलिए एक्सेप्ट नहीं कर रहे क्योंकि वहां उनको अपना नुकसान होता दिखाई दे रहा है। आम इंसान अपनी लाइफ में उन्हीं चीजों को एक्सेप्ट करता है, उन्हीं चीजों को आने की परमिशन देता है जहां उसकी ईगो को कोई चोट नहीं पहुंचनी, जहां उसकी ईगो को कोई नुकसान नहीं होना। हम उन्हीं लोगों को अपनी जिंदगी में भी जगह देते हैं जो हमारी ईगो के अकॉर्डिंग फिट बैठते हैं। जिस दिन कोई इंसान तुम्हारी लाइफ में ऐसा आएगा जो तुम्हारी ईगो के अकॉर्डिंग फिट नहीं बैठेगा, तुम्हारी ईगो को हर्ट करेगा, तुम उसको अपने यूनिवर्स से, अपनी दुनिया से निकाल के बाहर फेंक दोगे। कहोगे नहीं, ये इंसान सही नहीं है, इससे मुझे रिश्ता नहीं रखना। चाहे वो आपका बहुत निजी का रिश्ता हो, आप तब भी रिश्ता खत्म कर देते हो। सबसे निजी जी रिश्ता क्या सर। होता है? सबसे निजी रिश्ता यही तो होता है जिसकी आपने भी बात करी, हस्बैंड और वाइफ। इससे निजी रिश्ता क्या होता है? आप एक इंसान के साथ 8 घंटे एक ही 6x6 के बेड पे सो रहे हो, उससे निजी रिश्ता तो कुछ होता ही नहीं। बिल्कुल सर। और उसी निजी रिश्ते का आपने एग्जाम्पल दिया, देखो क्या हुआ इस निजी रिश्ते में। जहां स्वार्थ मिलना बंद हो गया, उसने कहा ठीक है कोई बात नहीं। अब आप ये कहता है वो मैं अपनी बेटी को जॉब दूंगा, क्या बेटी उसकी नहीं है? बेटी उस मदर की भी तो है जिसने उसको 9 महीने पेट में रखा होगा। लेकिन यहाँ भी कहता नहीं नहीं, बेटी मेरी है, मैं अपनी बेटी को जॉब दूंगा। तो भाई यही हमें छोटी छोटी चीजें देखनी होती है ना, बहुत सूक्ष्म होता है। बहुत शटल चीजें होती हैं जो हमें देखनी होती हैं, कहाँ से हम ऑपरेट कर रहे हैं, हमारे डिसीजंस कहाँ से आ रहे हैं। इसीलिए मैंने इसका नाम दिया ना इनर अवेकनिंग। पहले खुद को जगा लो, अपने अंदर का जो, तुम्हारे अंदर जो है ना अवेकनिंग, उसको जगाओ, इंटेलिजेंस को अपने अंदर। जब इंटेलिजेंस जागेगी तुम्हारे सारे रिश्ते सही होते चले जाएंगे, तुम्हें सही नहीं करने पड़ेंगे, ऑटोमेटिकली सही होते चले जाएंगे। तुम सही हो जाओगे तो सारे रिश्ते सही हो जाएंगे। आप समझो, ऊपर टंकी रखी है जिसमें आपका पानी है। अगर पानी गंदा है, ठीक है, और नीचे आप सोने की टंकी लगा लो, आप चांदी की टंकी लगा लो, आप 1000 टंकियां चेंज कर लो, अगर ऊपर टैंक में गंदा पानी है तो नीचे क्या आने वाला है? वही पानी आने वाला है गंदा।
वही पानी आने वाला है सर। है ना। और अगर तुम टैंक की सफाई कर दोगे तो क्या होगा, आप बेशक प्लास्टिक की टोंटी लगा लो तब भी साफ पानी आने वाला है। तो वो कौन है, वो टैंक कौन है, वो टैंक हम है। अगर हम साफ कर लेंगे तो हमसे जितने लोग जुड़े हुए हैं, चाहे वो मेरे कॉलेज में मेरे दोस्त जुड़े हुए हैं, चाहे मेरे ऑफिस में लोग जुड़े हुए हैं, और चाहे मेरे घर में है, चाहे मेरे पड़ोसी है, मैं उनका शोषण करना बंद कर दूंगा। 90% केस में रिश्तों में हम एक दूसरे का सिर्फ शोषण कर रहे होते हैं, लेकिन हम उस शोषण को अच्छे अच्छे नाम दे देते हैं बस। इस काम में इंसान बड़ा माहिर हो गया है, किसी भी गलत काम को सही नाम देने में। सर मान लीजिए हम लोगों ने अपनी तरफ से तो रिश्ते अच्छे रखने की पूरी कोशिश की, ठीक है, और फिर सामने वाला ही उसी ढर्रे पे चल रहा पुराने वाले में, तब उसको तो सर कैसे फिर सही किया जाए? सब मेघा जी, अभी आपको ये भी पूछना पड़ेगा ना कि मेरी अभी भी इससे एक्सपेक्टेशन क्या है, आप उसको बदलना चाहते हो ना। समझो सामने वाले को, तभी तो कह रहे हो मैं तो बदल गया, अब इसको भी तो बदलना चाहिए। ये कंडीशन है ना, ये कंडीशन मैं इम्पोज कर रहा हूँ। आप सिर्फ, आपका कंट्रोल किस पे है, अपने आप पे या पूरे सामने वाले पे? केवल अपने आप पे सर। अपने आप पे। तो आप पहले अपने को ठीक करो। अगर आप अपने को ठीक करने के बाद भी जैसा वो है उसके साथ कंफर्टेबल हो तो ठीक है। अगर कंफर्टेबल नहीं हो तो फिर अभी और जरूरत है अपने आप को ही देखने की, क्योंकि यहाँ भी फिर वो कंडीशन आ गई ना। वो कंडीशन तो एक बेहोश आदमी भी कह रहा है। बेहोश आदमी भी क्या कहता है, मैं अपनी वाइफ को बदलना चाहता हूँ। रूपाली ने जो एग्जाम्पल दिया उसमें वो क्या कह रहा था, मैं नहीं, मेरी वाइफ में कमी है, मैं 10 साल से समझा रहा हूँ, मैं इसे बदलना चाहता हूँ। तो एक जागा हुआ इंसान भी अगर यही कहेगा कि सर ठीक है मैं तो जाग गया, अब ये सामने वाला भी जागना चाहिए, वो जागेगा, वो अपनी टर्म्स पे जागेगा, अपने आप जागेगा। कब जागेगा वो आपको नहीं पता। वो जागेगा भी नहीं भी जागेगा तो ये भी नहीं पता मुझे। लेकिन अब ये देखो कि अगर मैं जाग गया तो क्या मुझे इस इंसान के ऐसे बिहेवियर से अगर प्रॉब्लम अभी भी हो रही है, तो कहीं ना कहीं अभी भी मेरे अंदर कुछ बचा है जिसको प्रॉब्लम हो रही है। तो पहले अभी उसको और देखना है मुझे। आप समझो कि मैं अगर साफ हो गया तो मैं, कमल का एग्जाम्पल देखो ना। कमल होता है, नीचे क्या होता है उसके, जहां वो उगता है? कीचड़। कीचड़। कीचड़ ही लेकिन होता है। कीचड़ में भी वो खिला रहता है, वो अपने आप में खिला रहता है। तो हमें तो कमल बनना है। हम ये कहें, कमल कह के नहीं मैं खिलूंगा ही तब जब नीचे सारी कीचड़ हट जाए और नीचे बिल्कुल साफ पानी आ जाए। क्यों एग्जाम्पल कमल का दिया जाता है और क्यों कमल ही चढ़ाया जाता है प्रभु के चरणों में? क्योंकि वो कीचड़ में भी खिल जाता है। क्यों पसंद है कमल? सर कमल का बेसिक इसेंस भी तो वही है ना, कि उसको उगना ही कीचड़ में है। हाँ, तो ये आप ऐसे ही समझो कि तुम्हें उगना है, जी तुम्हें सर। कमल बनना है। तुम ये मत कहो कि सर कीचड़ साफ होनी चाहिए, चलो मैं तो उगने को तैयार हूं, मैं तो खिलने को तैयार हूं, लेकिन नीचे जो कीचड़ है पहले ये भी तो साफ होनी चाहिए। थोड़ी सी इस कीचड़ को भी तो समझना चाहिए कि मैं खिल रहा हूं तो थोड़ा सा आप साफ हो जाए। वो साफ हो या ना हो, डजेंट मैटर, मुझे प्रॉब्लम होना बंद हो जाएगी उससे। थोड़ा सा सूक्ष्म है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है इसको समझने के लिए। तो थोड़ा सा यही जानना होता है, इसीलिए हम ये सेशंस कर रहे हैं, इसलिए हम ये जो तुम्हारा एवरी वीक हम ये सेशन करते हैं। क्योंकि सिर्फ एक बार क्लास कर लेने से या एक बार कोई कोर्स कर लेने से आपके अंदर वो सारी चीजें लाइफ टाइम के लिए इम्पोज नहीं होती। जिस तरह आप अपने घर की सफाई कर रहे हो, जिस तरह आप डेली अपनी बॉडी की सफाई कर रहे हो, ठीक है, उसी तरह हमें अपने मन की भी डेली सफाई करनी पड़ती है। डेली सफाई करोगे तब जाके आपका मन साफ हो। और एक वक्त आएगा कि उसके बाद जब कोई सामने से आएगा गंदगी करने की भी कोशिश करेगा तो भी आप उसको अलाउ नहीं करोगे, फिर वो गंदा होना बंद हो जाएगा। लेकिन जब तक वो कंडीशन नहीं आती तब तक तो हमें थोड़ा सा कॉन्शियसली अपने आप पे काम करना होता है। 90% केस में सबसे पहली जो कमी है वो यही है कि इंसान कहता है मैं तो ठीक हूँ, दुनिया खराब है। और दुनिया किससे बनी है? दुनिया भी तो मुझसे और आपसे ही बनी है। तो दुनिया को पहले छोड़ो, पहले अपने आप को हमें सही करना है, अपनी अवेकनिंग करनी है। जब अपनी अवेकनिंग हो जाएगी, धीरे धीरे फिर देखोगे आप, आपका इम्पैक्ट आगे पड़ेगा, आपकी संगत का इम्पैक्ट लोगों पे पड़ेगा, अपने आप पड़ेगा। लेकिन थोड़ा सा वक्त लग सकता है। बस प्रॉब्लम यह है कि हम थोड़े से इनपेशेंट लोग हैं, हमारे अंदर पेशेंस की थोड़ी सी कमी होती है, हम सब चीज़ बहुत जल्दी चाहते हैं। क्योंकि हमारी कंडीशनिंग बचपन से ऐसी कर दी जाती है ना। हमें पहले रिजल्ट दिखाया जाता है, जब हम रिजल्ट देख लेते हैं तब हम काम करते हैं। क्या कोई ऐसा इंसान देखा है वो बिना रिजल्ट देखे काम करे? नहीं सर, कभी नहीं देखा।
बहुत कम देखे हैं, करते हैं वो करते हैं जिनको ये बातें समझ में आ जाती हैं, जिनको टोटलिटी में बात समझ में आ जाती है, तब वो निष्काम कर्म की तरफ उतर जाते हैं। जो श्री कृष्ण ने पूरी गीता का अगर आप सार उठाओगे, श्रीमद् भागवत गीता का, तो वो यही है। भगवान ने यही बोला है, भैया निष्काम कर्म करो, फल की चिंता मत करो। लेकिन हम कहाँ, हम तो पहले कहते हैं फल दिखाओ क्या मिलने वाला है, मैं 2 साल 4 साल मेहनत करूंगा, इस काम को करूंगा तो मुझे फल दिखाओ। यही वो गलती खा जाता है। बात हो गई क्लियर? जी सर। जी। कोई और क्वेश्चन है तो बताइए। सर ऐसा बिल्कुल नहीं है कि बचपन से जो कंडीशनिंग हो वो खराब ही हो। कभी कभी सर जब लोग खराब सामने आते हैं ना, तो लगता है कि हम ही क्यों अच्छे बने रहे, इसी की तरह बनो ना। कभी कभी सर ये भी सोच हावी हो जाती है दिमाग में। हाँ तो हो जाती है। अब उस सोच को जब वो हावी हो रही है तो वहां आप देखो कुछ ना कुछ वहां अभी भी है बचा हुआ, मेघा जी। जो ये तुमसे कह रहा है कि भाई इसको इसका ऐसे ऐसे ही रिजल्ट देना है, इसको ऐसा ही आंसर देना है, क्यों देना है? क्योंकि कहीं ना कहीं वो अंदर है कोई बचा हुआ जो बचा रहा है। अभी थोड़ा सा और इसको डीप समझना पड़ेगा, इसलिए मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि बुक्स आप रीड करो। जब आप धीरे धीरे बुक्स रीड करोगे तब आपको ये बात गहरी समझेगी। मैं डिनाई नहीं कर रहा आपकी सिचुएशन, ये सिचुएशन आती है, बिल्कुल आती है। और मैं ये भी नहीं कह रहा कि आप गलत कह रहे हो। अगर आप गलत कहते तो फिर महाभारत नहीं होती ना। अगर सारा हम भला करते रहते, भला करते रहते, हम सब कुछ छोड़ देते, तो अर्जुन तो तैयार बैठा था ना कि मैं युद्ध नहीं करता, मैं सब कुछ दे देता हूँ इन्हें, कोई बात नहीं, मैं तो हिमालय में जाके तपस्या कर लूंगा, या मांग के अपना भिक्षा मांग के पेट भर लूंगा। क्यों कराते श्री कृष्ण युद्ध? तो पहले हमें ये देखना तो पड़ेगा सामने वाला इंसान किस हद तक और क्या कर रहा है। अगर वहां जरूरत है रिवोल्ट करने की तो बिल्कुल करो रिवोल्ट। किसने मना किया? भगवान ने युद्ध करा दिया ना इसीलिए कि जरूरत है। अगर दुर्योधन जैसा इंसान राजा बन जाएगा जिसने अपनी पुत्र वधू को नहीं छोड़ा राज्यसभा में, तो दुनिया को की बाकी बहुओं का वो क्या करेगा? तो इसलिए श्री कृष्ण ने रिवोल्ट करा है ना कि नहीं युद्ध करना है। तो पहले हम इस लेवल पे तो आ जाएं ये डिसाइड करने वाले कि भाई ये जो इंसान है इसके साथ ये इस तरीके से बात करनी है, या इसको और थोड़ा सा भी जरूरत है समझाने की। युद्ध होने से पहले श्री कृष्ण ने कितना समझाया। खुद शांति दूत बन के गए थे ना। बोला भी था सारे गांव सब कुछ तुम ले लो, सिर्फ छोटे से 5 गांव दे दो, और कितनी शांति का प्रयास करेंगे। तो हम हर चीज को, मैंने क्या बोला, हम डिस्टॉर्टेड वर्ल्ड में रहते हैं, तो हम हर चीज को अलग अलग तरीके से डिस्टॉर्ट कर लेते हैं। हमें जब टोटलिटी में बात समझ में आएगी तब हमें बात पता लगती है कि कहाँ हमें युद्ध करने की जरूरत है और कहाँ हमें शांति की जरूरत है, शांति से 2 बात सुनने की। तो मैं ये नहीं कहता कि आप बिल्कुल गलत है कि उनको ऐसे रिप्लाई मत करो, लेकिन उनको देखो कि अगर वो गलत कर रहे हैं और अगर उनके करने से किसी का नुकसान हो रहा है, चाहे वो किसी बच्चे का है, चाहे तुम्हारा है, चाहे तुम्हारे किसी और अननोन पर्सन का नुकसान हो रहा है, तो बिल्कुल युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। बिल्कुल गलत के सामने खड़े हो जाओ, और ऐसे खड़े हो जाओ कि या तो तुम नहीं रहोगे या हम नहीं रहेंगे, बिल्कुल युद्ध करो। लेकिन अगर तुम उसका विरोध सिर्फ इसलिए कर रहे हो कि तुम्हारा अपना कुछ छोटा मोटा फायदा है उससे, वो गलत है। वहां फिर गलत है, क्योंकि तुम अपने फायदे के लिए उसके साथ ऐसा कर रहे हो। अब ये कहो कि सर मेरा अगर कोई फायदा नहीं है, पूरी टोटलिटी पूरी दुनिया का फायदा है, और वो इंसान गलत है और गलत कर रहा है, वहां बिल्कुल खड़े हो जाओ, वहां बिल्कुल युद्ध करो। तो अभी हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा वो सिचुएशन क्या है, क्योंकि जब तक सिचुएशन और उसका रिजल्ट, ये सिचुएशन का रिजल्ट क्या है, वो इंसान क्या है, वो चाहता क्या है, और मेरी उससे क्या एक्सपेक्टेशन है, जब तक वो आप सारी चीजें बिल्कुल नहीं देख पाते तब तक ये डिसाइड करना मुश्किल होगा कि आपको कैसे रिप्लाई करना है सामने वाले। सारी सिचुएशन देखनी होगी। ठीक है मेघा जी? जी सर। जी रूपाली जी, कुछ और पूछना है या आज के लिए हम करें इसको समाप्त? अगर कोई और नहीं डाउट है, सर, कुछ और मेरे एक डिस्कशन करना है तो आप पूछ लीजिए। इस हफ्ते के लिए मेरे जो क्वेश्चंस थे वो मैंने पूछ लिए सर आपसे, डाउट भी क्लियर हो गया। और जो रिसर्च के टाइम पे जो समझ में नहीं आया वो अब समझ में आ गया सर आपकी वजह से। सारा जो थैंक इश्यूज यू है सो वो मच बस सर। यही है रूपाली, सारा इशू बस ये जो आई है ना, आई जिसको मैं आई बोलता हूँ, बस इसको समझना यही सबसे बड़ा काम है। आपने इसको समझ लिया तो आपने पूरे संसार को समझ लिया। आपने इसको डिकोड कर लिया, इस सिस्टम को, ये माइंड को, ये ना, इसको अगर आपने डिकोड कर लिया, इस मन को डिकोड आपने कर लिया,
और इसकी एक एक परत खोल के देख ली तो आपको समझ में आ जाएगा अंदर क्या है। और ये सारा खेल बस इसी का है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आई, हम उसी को छोड़ के हमारी सारी फिंगर बाहर की तरफ है, सारी फिंगर इंसान की बाहर की तरफ है, अपनी तरफ फिंगर ही नहीं है उसकी। तो इसलिए मैं कहता हूँ इस माइंड को समझना बहुत जरूरी है, इस मन को समझना बहुत जरूरी है। ये जब समझ में आने लगता है तो अपने आप चीजें शॉर्ट आउट होनी स्टार्ट हो जाती हैं, ऑटोमेटिकली शॉर्ट आउट होनी स्टार्ट हो जाती हैं। लेकिन इसको समझना के लिए, ठीक है, आपको चाहिए कोई गाइडेंस, चाहिए कोई, चाहिए ऐसा टीचर जिसको इसने अच्छे से समझा हो, वो आपको थोड़ा सा हेल्प कर पाता है आपकी जर्नी में, वो आपको थोड़ी सी गाइडेंस दे पाता है, थोड़ी हेल्प कर पाता है। और हम ये जो अब ये सीरीज हम स्टार्ट कर रहे हैं इनर अवेकनिंग, वो यही है कि बहुत लोग होंगे जिनको जरूरत होगी इस टाइप के सॉल्यूशंस की, तो उनको इनसे फायदा होगा। तो अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर हम आज सम अप करते हैं इसको, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीक एक नए टॉपिक के साथ और एक नए सेशन में। जी सर, थैंक यू सो मच थैंक सर। यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सो